इस लेक्चर में कवर करेंगे हम लाइट से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब है ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं लाइट के चलने पर, यानी कि वेव के चलने पर। और लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यानी कि लाइट में दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती हैं। अब जान रहे हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई एक फील्ड चुन लेते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली चूज करते हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चूज कर ली। तो अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? अनपोलराइज्ड वो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो लाइट के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस में सभी डायरेक्शन में और समान रूप से होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से शो करते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को एच वेक्टर से शो करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वेक्टर्स क्वांटिटीज है। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से रिप्रेजेंट होती हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस सभी दिशाओं में और समान रूप से होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाया है। यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जबकि ये हो गई हमारी अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं सभी डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजर और पोलराइड किसे कहते हैं। पोलराइजर या पोलराइड किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसी डिवाइस या टेक्निक है जिसकी हेल्प से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो डिवाइस या जो क्रिस्टल हम यूज करते हैं उसका नाम है टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन क्रिस्टल की खास बात ये होती है कि इसमें कुछ पास एक्सिस होती है, जैसे कि दिखाया गया है पोलराइड है, इसमें ये पास एक्सिस है, इसमें कुछ पास एक्सिस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वही वेक्टर इन पास एक्सिस से पास हो सकते हैं जो इनके पैरेलल हो। तो यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज कर रही है सभी डायरेक्शन में। जब ये लाइट इस पोलराइड से पास होती है तो इसकी पास एक्सिस कभी केवल वही वेक्टर्स को पास करती है जो इसके पैरेलल होते हैं। तो इस तरह से पोलराइड से पास होकर के जो लाइट मिलती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं। इस लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोलराइजर या जो पोलराइड होता है एक ऐसी डिवाइस है, टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट वही होती है ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लाइट के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस में केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं।
तो यहाँ पे जो हमने ये पोलराइड ले रखा है इस केस में, इसमें जो पोलराइड की पास एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ शो हो रही है, तो यहाँ से केवल वही वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वही वाइब्रेशन पास होंगे जो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से केवल ये वेक्टर्स पास हो रहे हैं, ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से ये हमने पास एक्सिस इस तरह से दिखा दी थी। तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे इस तरह से होंगे जो कि हमारे जो यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। तो इन्हें इस तरह से दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइड से गुजारते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं और इसकी जो इंटेंसिटी है आई नोट है। जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइड से पास करते हैं तो क्या होता है, जो लाइट हमको मिलती है, जो हमको पोलराइज्ड लाइट मिलती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है आई नॉट बाय 2। मतलब कि जो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी थी पोलराइड से पास होने के बाद जो लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी से आधी हो जाती है। अब आधी कैसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ सकते हैं, जैसे ये है। तो हम जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, मान लीजिए एंगल थीटा है तो ई cos थीटा और ये आ जाएगा ई sin थीटा। तो इसी तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कई सारे ये एक्सेस है, ये कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका इस वेक्टर का वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट तो यही आ जाएगा, लेकिन ये जो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट होगा वो पास एक्सिस द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये कंपोनेंट पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं हर वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर वेक्टर्स का, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, एक वेक्टर ये, दो, हर वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो इन पास एक्सिस से पास हो रहा है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। इस तरह से जो इंटेंसिटी थी आई वो आई नॉट बाई 2 हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है, क्योंकि जितने वेक्टर थे उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पास हो गए और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो रिजेक्ट हो गए। इस तरह से इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अब क्या है, जब पोलराइड को रोटेट करते हैं तो पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम रहती है, यानी कितनी रहती है, आई नॉट बाई 2 ही रहती है। कहने का मतलब यह है, अब यदि हम इस पोलराइड को रोटेट करें, जैसे कि पोलराइड को रोटेट करने का मतलब है तो पास एक्सिस है उसको हम घुमा रहे हैं, पोलराइड को रोटेट करेंगे तो पास एक्सिस भी रोटेट हो जाएंगे इस तरह से। तो कितना भी रोटेट कर लो, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आई नॉट से आई नॉट बाई 2 ही रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही पास एक्सिस चेंज होंगी तो उनकी जो कंपोनेंट है वो तो उतने ही पास होंगे जितने पहले पास हो रहे थे। तो ये था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब पोलराइज्ड लाइट को एक और पोलराइड से गुजारते हैं
तो लाइट की इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देख रहे हैं जब पोलराइज्ड लाइट को एक और पोलराइड से गुजारते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक पोलराइज्ड लाइट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। इसको हम एक और पोलराइड से पास कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा पोलराइड है P2 पोलराइड, मान लीजिए दूसरा पोलराइड है P2 पोलराइड, इसे हम पास करेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा रखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो है पास एक्सिस के, जो पास एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो ये तो एज इट इज पास हो गए, यानी कि इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ पे आई नॉट थी, मान लीजिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक लाइट की आई नॉट है, तो आई नॉट की आई नॉट पास हो गई। लेकिन अगर हम इसे रोटेट करके, अगर हम पोलराइड को रोटेट कर देते हैं और रोटेट करके जो इसकी पास एक्सिस है इसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला देते हैं, तो इस केस में लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब कोई लाइट यहाँ से पास नहीं होगी, तो हम देख रहे हैं कोई भी लाइट यहाँ से पास नहीं हो रही है, लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी वेक्टर रिजेक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ से कोई लाइट पास नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब पोलराइड को रोटेट करते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम यानी कि आई नॉट से जीरो तक वेरीज करती है। ये डिपेंड करता है हम पोलराइड को कितना घुमा रहे हैं। ये हमने जो पोलराइड P2 है इस केस में इसको 90 डिग्री पर घुमा दिया, 90 डिग्री पर घुमाने पर ये पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई, जिससे सभी वेक्टर्स एलिमिनेट हो गए। इसको अगर हम थोड़ा सा ही रोटेट करते तो कुछ वेक्टर पास हो जाते, इस तरह से अगर हम थोड़ा ही रोटेट करते तो कुछ वेक्टर्स पास हो जाते, बट हमने इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो सभी वेक्टर्स एलिमिनेट हो गए, यानी कि जो लाइट पास हो रही थी वो जीरो हो गई। तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शंस में ना होकर केवल कुछ ही डायरेक्शन में होते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। तो ये होती है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट दिखा रखी है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फिगर को हम कहते हैं फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि ये दूसरा फिगर है, फिगर नंबर 2 है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं वो केवल कुछ ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी लाइट को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट ना करके कुछ ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है जब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को पोलराइड से पास किया जाता है तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, यहाँ हम ये देख रहे हैं किस तरह से ये चेंज होती है। तो क्या होता है, ये एक पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। जब इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को ये हम पोलराइड से पास कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वेक्टर जो कि पास एक्सिस के पैरेलल था, ये तो इससे पास हो गया। तो इस तरह से ये जो वेक्टर्स थे, जो वेक्टर्स पास एक्सिस के पैरेलल थे, या जो वेक्टर्स पास एक्सिस के, जिन वेक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं वो पास एक्सिस के अलोंग आ रहे थे वो सभी पास हो जाते हैं। अब क्या होता है जब पोलराइड को रोटेट किया जाता है उस केस में क्या होगा। जब पोलराइड को रोटेट किया जाता है तो पोलराइड से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच वेरी करती है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती है। अगर अब हम इस पोलराइड को रोटेट करें, अगर हम इस पोलराइड को रोटेट करते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे कि ये देखो इस तरह से ये वेक्टर्स थे, ये वेक्टर है, लेकिन ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो ये जो कुछ वेक्टर्स हैं इनके वो कंपोनेंट जो
इन पास एक्सिस के अलोंग आ जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। जबकि अगर हमारी पास एक्सिस में केवल एक ही वेक्टर्स होते, केवल हम एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होती, तो एक केस ऐसा आ जाता है, यानी कि जब पास एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाती, पैरेलल हो जाती है, तो कि जब पास एक्सिस पैरेलल हो जाती हैं, तो ये वेक्टर एलिमिनेट हो जाता है और इंटेंसिटी 0 हो जाती है। बट इस केस में क्योंकि कई सारे वेक्टर्स हैं, तो कुछ वेक्टर पास हो जाएंगे और जो लाइट पास होगी उसमें कुछ लाइट तो जरूर ऐसी होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी, यानी कि जो लाइट पास हो रही है वो कभी भी 0 नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब पोलराइड को रोटेट किया जाता है तो पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच 0 करती है। कभी भी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच वेरी करती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होती है। ये होता है। अब हम देखेंगे अब हम देख रहे हैं एक और टॉपिक कि जब पोलराइज लाइट को पोलराइड से गुजारते हैं तो उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार चेंज होती है। हम यहां देखेंगे कि जब पोलराइज लाइट को, ये हमारी एक अनपोलराइज लाइट है, इसको हम पोलराइड P1 से पास करके, जब हम P1 से पास करते हैं तो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। फिर इसको हम एक और पोलराइड से पास कर रहे हैं और एक और पोलराइड से हम पास कर रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी किस प्रकार चेंज हो रही है। तो अब हम कुछ केस ले लेते हैं, जैसे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने क्या करा, ये जो पोलराइड P1 है और ये पोलराइड P2 है, इनकी जो पास एक्सिस है, इनके बीच एंगल 0 है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में क्या होने वाला है, ये एक अनपोलराइज लाइट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं जो सभी डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस लाइट की जो इंटेंसिटी है मान लीजिए I नॉट है, अनपोलराइज लाइट की। तो जब इसको हम पोलराइड से पास करते हैं तो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है और इसकी इंटेंसिटी I नॉट बाय 2 हो जाती है। अब जब हम इसे एक और पोलराइड से पास करेंगे, अब जब हम इसे एक और पोलराइड से पास करेंगे, जैसे कि P2 पोलराइड है, यहाँ पे P2 पोलराइड की जो पास एक्सिस है, वो जो लाइट आ रही है, पोलराइज लाइट आ रही है, उसके पैरेलल है। तो ये पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी और इंटेंसिटी सेम रहेगी, यानी कि I नॉट बाय 2 ही रहेगी, I नॉट बाय 2 ही रहेगी। अब केस 2 में हमने क्या करा, यहाँ केस 1 में एंगल बिटवीन पोलराइड P1 और पोलराइड P2, P1 और P2 के बीच जो एंगल है थीटा बराबर, वो हमने लिया था 0 डिग्री। अब केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, एंगल बिटवीन पोलराइज्ड P1 और पोलराइज्ड P2, इनके भी जो एंगल है उसको हम 90 डिग्री कर देते हैं और देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो ये केस 2 है जिसमें हमने ये पोलराइड P1 और P2 के बीच एंगल 90 कर दिया, इनकी पास एक्सिस के बीच जो एंगल है 90, यानी कि इस पोलराइड की जो पास एक्सिस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि पोलराइड P2 की जो पास एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी पास एक्सिस है। तो क्या होगा, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी I नॉट है, इसको जब पोलराइड P1 से पास करेंगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो पास हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी I नॉट बाय 2 हो जाएगी। बट अब जो लाइट इससे पास होगी, सिंस यहाँ पे क्या होंगे, सभी की सभी वेक्टर्स जब इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल लें, 90 डिग्री पे हम इसका कंपोनेंट निकाल लें, तो E cos 90 की वैल्यू होती है 0। सभी वेक्टर एलिमिनेट हो जाते हैं और जो लाइट पास होती है उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर कोई लाइट पास नहीं होगी, ये सब इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी।
तो केस 2 में हमने देखा जब P1 और P2 के बीच एंगल 90 होता है तो लाइट जो पास होती है उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होती, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। अब एक और हम केस ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम केस ले रहे हैं। क्या हो यदि एंगल बिटवीन पोलराइड क्या हो यदि एंगल बिटवीन पोलराइड P1 और P2, इनके बीच एंगल P1 और P2 के बीच एंगल यानी थीटा बराबर कुछ और हो, मतलब कि ये एंगल 90 ना हो और ना ही 0 डिग्री हो, ये कुछ ऐसा एंगल हो जो 0 और 90 के बीच में हो। यदि एंगल 0 और 90 के बीच में होता है तो उस केस में क्या होता है, तो यहाँ दिखा रखिए ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट को जैसे ही हम पोलराइड P1 से गुजारते हैं तो हमको एक लाइट की इंटेंसिटी मिलती है। मान लीजिए इस केस में ये लाइट की इंटेंसिटी I नॉट जो भी है, I नॉट है, जितनी भी होगी क्या है, जो भी हमारी मान लीजिए P1 से जो पोलराइड P1 से जो लाइट पास हो रही है इसकी इंटेंसिटी है I नॉट। अब इसको जब हम पोलराइड P2 से पास करेंगे इस लाइट को, तो इस तरह से ये जो लाइट हमको मिल रही है, ये जो लाइट हमको मिल रही है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी, यहाँ पे हमने क्या करा है कि पोलराइड P1 और P2 की जो पास एक्सिस है उनके बीच जो एंगल है वो थीटा है। ये पोलराइड P1 की पास एक्सिस है इस तरह से, और ये पोलराइड P2 की पास एक्सिस है इस तरह से। ये पोलराइड P1 की पास एक्सिस है, ये पोलराइड P2 की पास एक्सिस है और इनके बीच एंगल है थीटा। इस केस में जो लाइट पास हो रही है P2 से, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I बराबर I नॉट। I नॉट यहाँ है P1 से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, जो कि हमारी I नॉट है। मान लीजिए I नॉट है, तो I नॉट cos स्क्वायर थीटा ये होती है पोलराइड P2 से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी। और बता दें इसे ही हम बोलते हैं मेलस लॉ, इसको हम बोलते हैं मेलस लॉ, इसको हम बोलते हैं मेलस लॉ, कि जब पोलराइज्ड लाइट किसी दूसरे पोलराइड से पास होती है तो जो लाइट हम मिलती है उसकी इंटेंसिटी होती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, जहां आई नॉट है पोलराइड P2 से, पर जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इंटेंसिटी होती है, जो हमारी एक्चुअल में हम जानते हैं जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई होती है, वो होती है के ए स्क्वायर, जहां ए होता है एम्पलीट्यूड, हमारी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके ये एम्पलीट्यूड शो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड है ये। अब क्या होता है जब इसको हम इतना टिल्ट कर देते हैं, यानी थीटा एंगल पर टिल्ट कर रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर इसके कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो इसका वेक्टर ए का ये एम्पलीट्यूड है और इसका इस टिल्ट यानी थीटा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ए cos थीटा, तरह से ए cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपको लाइट मिली थीटा डिग्री पे, इसकी जो कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी ए cos थीटा हो जाएगी एम्पलीट्यूड की वैल्यू। और चूंकि हम जा रहे हैं जो इंटेंसिटी आई बराबर होती है के ए स्क्वायर होती है, तो अब ये जो लाइट हमें मिल रही है इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई बराबर के ऐसे ही, और अब एम्पलीट्यूड हो चुका है ए की जगह ए cos थीटा, इसका स्क्वायर हो रहा है और ये हो जाएगा के ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मान लीजिए ये है इनिशियल इंटेंसिटी, इसको हमने आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इस केस में इंटेंसिटी है ये आई नॉट और ये इस केस में इंटेंसिटी है आई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं आई जो हो गई हमारी हो गई आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, इसे ही हम बोलते हैं मेलस लॉ।
इसको ही हम बोलते हैं मेलस लॉ। तो मेलस लॉ क्या होता है, इसको अब हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेलस लॉ क्या होता है, जब पोलराइज्ड लाइट को दूसरे पोलराइड से गुजारते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी दोनों पोलराइड के बीच के एंगल बीच का एंगल कौन सा है, थीटा। बीच के एंगल जो कौन सा है, थीटा के स्क्वायर के कोस, इसका कोस ले लो, एंगल थीटा का कोस ले लिया, यानी कोस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो थीटा क्या होता है, जो पोलराइड P1 है और जो पोलराइड P2 है उनकी पास एक्सिस के बीच एंगल होता है। पोलराइड P1 और पोलराइड P2 की पास एक्सिस के बीच एंगल होता है। तो जो इंटेंसिटी होती है आई, वो प्रोपोर्शनल होती है दोनों क्लोराइड की पास एक्सिस के बीच के एंगल के कोस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसे ही हम बोलते हैं मेलस लॉ। तो इस तरह से आई बराबर हो जाती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसको ही हम बोलते हैं मेलस लॉ। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को और समझेंगे। अब हम देखेंगे कि अब हम एक और बात देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पोलराइजेशन होता है ये ना केवल पोलराइड के द्वारा होता है बल्कि इसका एक और तरीका है, वो है रिफ्लेक्शन। तो लाइट का जो पोलराइजेशन होता है, ना केवल हम इसे पोलराइड से पोलराइज अनपोलराइज लाइट को ना केवल पोलराइड से पोलराइज लाइट प्राप्त कर सकते हैं बल्कि इसको हम रिफ्लेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के द्वारा किस तरह से लाइट को पोलराइज किया जाता है। तो क्या है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कांच से रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। ये बात समझने वाली है। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कुछ बातें समझेंगे। ये एक लाइट है जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही है। यहाँ पे एक बात समझेंगे कि अभी हमने देखा था कि जो अनपोलराइज लाइट होती थी उसको हम शो कर रहे थे इस तरह से, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा शो कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो अनपोलराइज लाइट को इस तरह से शो कर सकते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया, या इसका दूसरा तरीका यह है हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये लाइट के चलने की डायरेक्शन है। एक वेक्टर हमने दिखा दिया इस तरह से इसके वर्टिकल और दूसरा वेक्टर दिखा दिया इसके पैरेलल। एक कंपोनेंट दिखा दिया हमने जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है और एक दिखा दिया हमने जो इसके स्क्रीन के पैरेलल डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों ही तरीके जो हैं वो अनपोलराइज्ड लाइट को शो करने के, अनपोलराइज्ड लाइट को शो करने के। तो यहाँ पे ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक तो बता दें ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ये पूरी की पूरी अनपोलराइज्ड है क्योंकि सनलाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो होंगे वो दोनों डायरेक्शन सभी डायरेक्शंस में होंगे और इसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं। ये अनपोलराइज्ड लाइट है इस तरह से, अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें ये जो वेक्टर्स हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल किसकी कौन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो सरफेस है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये सरफेस जो है हमारी जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये नॉर्मल होता है
और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो जो रे हमारी रिफ्रैक्टेड होती है, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो तो अनपोलराइज्ड ही रहती है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये तो अनपोलराइज्ड ही होती है, जैसे कि दिखा रहे हैं ये तो अनपोलराइज्ड ही है। बट होता क्या है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है ये पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब इसमें केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स वाइब्रेट करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कम हो जाएंगे, क्योंकि पार्शियली पोलराइज्ड है तो वेक्टर्स कम हो रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हो रहे, सभी जीरो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये जो वेक्टर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पोलराइज्ड हो गई है, बट इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, यानी पार्शियली पोलराइज्ड हो गई है। केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं, कुछ और डायरेक्शन में हम पार्शियली पोलराइज्ड बोल रहे हैं। तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, ये हमारी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। अब क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी पोलराइज्ड होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कितनी पोलराइज्ड होगी, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। इस एंगल पे डिपेंड करता है कि लाइट कितनी पोलराइज्ड होगी। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब रिफ्लेक्टेड रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो फिर से समझा रहा हूं, जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तब जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो प्लेन पोलराइज्ड का मतलब है एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाती है। तो हमको उस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पर हम बात कर रहे हैं जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। उस केस में जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एक ही डायरेक्शन में पोलराइज हो जाती है। इसे हम बोलते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये वो एंगल है जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये वो एंगल है जिस पर लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई है एक ही डायरेक्शन में। ये जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई है एक ही डायरेक्शन में। अब इसके अंदर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रह गया, ये प्लेन पोलराइज्ड हो गई है। इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड का मतलब है एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड। जबकि ये जो लाइट थी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं। और ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये इंसिडेंट से इस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। तो ये, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईपी, और इसे हम आईबी से डिनोट कर सकते हैं। आईबी मतलब ब्रूस्टर एंगल, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो ये हमारी एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट। इसका हमने कराया रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ये प्लेन पोलराइज्ड हो गई, यानी कि एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो गई। जब ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड हुई तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो अब आगे देखते हैं।
अब हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे आईपी, या जिसे हम आईबी कह रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल इसे बोलते हैं। तो चूंकि जब ये रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज हो जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब हम देखेंगे ये जो एंगल है जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हम, ये जो हम, क्योंकि हम जानते हैं जो ये एंगल है ये आईपी ही रहता है, आईपी और आईबी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्शन जो एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो इंसिडेंस एंगल के बराबर होता है। तो रिफ्लेक्शन एंगल है और ये इंसिडेंस एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये टोटल एंगल जो होगा ये 180 डिग्री होगा। अब इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो आईपी या जिसे हम आईबी कह रहे हैं, दूसरा एंगल आ रहा है 90 डिग्री और तीसरा एंगल आ रहा है आर। ये तीनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस तरह से आईबी प्लस आर वो आ जाएगा 90 डिग्री और ये जो ब्रूस्टर एंगल है आईबी ये आ जाएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर आ जाएगा। अब हम इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, स्नेल्स लॉ, इंसिडेंस एंगल का साइन, इंसिडेंस एंगल है आई बी और रिफ्लेक्टेड एंगल का आई, रिफ्लेक्टेड एंगल मान लीजिए यहाँ पे आर है, ये जो रेशियो होता है कांस्टेंट रहता है और इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बी और आर की वैल्यू है 90 माइनस, ये आर की वैल्यू है 90 माइनस आई बी, 90 माइनस आई बी। तो यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं आर की वैल्यू है 90 माइनस आई बी। तो इस तरह से ये हो जाएगा साइन आई बी और साइन 90 माइनस थीटा कोस आई बी। तो इस तरह से म्यू बराबर आ जाएगा साइन आई बी और कोस आई बी, ये जो रेशियो होता है ये कहलाता है टेन आई बी, टेन आई बी। तो इससे हम ये ब्रूस्टर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं जहां आई बी होता है ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल। और इस पूरे को हम बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ, इसे हम बोलते हैं ब्रूस्टर यानी कि ब्रूस्टर का नियम। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कवर करेंगे न्यूमेरिकल को करने के लिए, और क्या क्या हमने पढ़ा उसको हम समराइज कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम था वेव ऑप्टिक्स, इसमें हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं एन से। तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंस एंगल की साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। दूसरा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है v अपॉन यू, या इसे हम I अपॉन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां v होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस और u होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, जबकि I क्या होता है, I होता है इमेज की लेंथ और O होता है इमेज ऑब्जेक्ट की लेंथ। इसी तरह से लेंस की पावर भी हम निकाल सकते हैं। तो लेंस की जो पावर होती है जिसे हम P से डिनोट करते हैं ये होती है 1 अपॉन
एफ। एफ होती है फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी को हम मीटर में कैलकुलेट करें तो ये जो यूनिट हो जाती है इसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। अब हमने इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनी थी उससे रिलेटेड कुछ ब्रीफ जानकारी है या फॉर्मूलास हैं। वो क्या है, सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस थी xn बराबर वो होती थी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये वो होती थी। जबकि सेंटर से डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती थी वो होती थी xn बराबर, ये होती थी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये होती थी। जबकि हमने कैलकुलेट की थी फ्रिंज की विड्थ, तो फ्रिंज की जो विड्थ होती है जिसे हम W से डिनोट कर रहे हैं ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सारे फॉर्मूलास हैं जो कि हम एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती थी इंटरफेरेंस में वो किस तरह से मिलती थी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई होती थी वो होती थी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, ये होती थी रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट की। फिर इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला था मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रेशियो होता था वो होता था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, जहां A1 और A2 ये अलग अलग वेव के एम्पलीट्यूड होते थे। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन में हम बात करें तो डिफ्रैक्शन में हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ये हमने पढ़ा था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता था, सेंटर से ब्राइट फ्रिंजेस की जो डिस्टेंस आती थी वो क्या आती थी वो हम देखते हैं। सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस आती थी xn बराबर होती थी 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2a, इस तरह से आती थी। xn बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2a, जहां a होती है स्लिट की चौड़ाई, जहां a होती है स्लिट की चौड़ाई, और सेंटर से डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस आती थी वो क्या आती थी xn बराबर n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल a, ये आती थी। और जो फ्रिंज की विड्थ आती थी वो आती थी, फ्रिंज की विड्थ या जिसे हम लीनियर विड्थ कहते हैं वो आती थी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। और फ्रिंज की जो एंगुलर विड्थ होती थी यानी एंगुलर डिस्टेंस होती थी उसको हम डिनोट करते थे डेल्टा थीटा से, और ये होती थी लैम्डा अपॉन ए। ये फ्रिंज की विड्थ हो गई एंगुलर विड्थ। जिस तरह से ये फ्रिंज की विड्थ हमने दिखाई है एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ। अब जो सेंटर में जो फ्रिंज बनती थी यानी कि जो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनती थी उसकी जो लीनियर विड्थ हो जाएगी, उसकी जो लीनियर विड्थ हो जाएगी वो हो जाती है W नॉट बराबर 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए।
ये हो जाएगी। जबकि जो सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, अगर उसकी हम एंगुलर विड्थ की बात करें, एंगुलर विड्थ की, तो एंगुलर विड्थ जो है जिसे हम डेल्टा थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूलास देखे। अब हम देख रहे हैं पोलराइजेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला थे। तो पोलराइजेशन से रिलेटेड हमें दो फॉर्मूला पढ़े। एक था मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है? मेलस लॉ होता है आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वेस्टर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से निकाल सकते हैं, म्यू बराबर टेन आई बी। ये हमारा वेस्टर एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और ये हमारा मेलस लॉ होता है जिसमें हम सेकंड पोलराइड से जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ब्रीफ जानकारी थी जिसके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बस यहीं तक।